बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। वेलकम बैक टू HEC पास पेपर सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस HEC पास पेपर 2023। आपको पता है कि हम पास पेपर्स को डिस्कस करते रहे हैं साथ साथ में अपने वर्बल रीजनिंग के सेशन के मॉक टेस्ट के साथ साथ। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे तो एक बात आपने याद रखनी है, आपने पास्ट पेपर्स को सिर्फ इसलिए डिस्कस नहीं करना कि या इसमें से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे। आपने पास्ट पेपर्स को 3 वजह से डिस्कस करना और 3 चीजें आपने सीखनी है। नंबर 1, आपने पास्ट पेपर की लैंग्वेज को देखना है। पास्ट पेपर की लैंग्वेज को देखने का मतलब क्या है कि आप पास्ट पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि बच्चों के पास ना 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर वो होता है जो उनके सामने पड़ा हुआ होता है और एक पेपर वो होता है जो उन्होंने अपने जहन में बनाया हुआ होता है। वो बहुत मुश्किल और बहुत टफ बनाया हुआ होता है उन्होंने। दूसरा याद रखिएगा, आपने पास पेपर में से देखना है नेचर ऑफ क्वेश्चंस। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन किस किस तरह के आए हैं और क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कितने कितने। आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखनी होती है। ठीक है। नंबर 3 जो सबसे ज्यादा जरूरी है पास पेपर के हवाले से, वो आपने ये देखना होता है, आपने अपने जहन में एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने पास्ट पेपर को देखना होता है कि यार अच्छा ये चीजें हैं, ये डिफिकल्टी लेवल है, ये नेचर ऑफ क्वेश्चन है, तो अब मुझे स्ट्रक्चर बनाना है अपने माइंड में किस चीज का, सिलेबस का, कि मैंने इस पेपर को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या क्या, मतलब कितना मुश्किल है पहली बात, क्वेश्चन क्या है दूसरी बात, और तीसरी बात क्या है कि मुझे इस पेपर को अगर मैंने इसको सोल्व करना होता तो मुझे चाहिए क्या क्या था। तो तीनों चीजें देखने के लिए आपने अपने पास पेपर को पढ़ना होता है। याद रखिएगा, जस्ट क्वेश्चन के लिए ना पढ़ा करें, जस्ट क्वेश्चन को करेक्ट ऑप्शन जानने के लिए ना पढ़ा करें पास पेपर्स को। ठीक है, पास पेपर्स पढ़ने चाहिए स्टैंडर्ड, मतलब अगर मैं इन तीनों चीजों को किसी एक वर्ड के साथ एक वर्ड में मर्ज कर दूं तो मैं बोलूंगा कि आपको पास पेपर पढ़ने हैं क्या करने के लिए, आपको पास पेपर पढ़ने हैं स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए कि आपके पेपर का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है और आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड भी क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से। और फिर वही बात कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, तो आपने सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि चूज अ लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट। अब मोस्ट नियरली ऑपोजिट का मतलब क्या है कि हमें इन वर्ड्स के क्या ढूंढने हैं, हमें इन वर्ड्स के एंटोनिम्स ढूंढने, हमें इन वर्ड्स के क्या बताने हैं, एंटोनिम्स। और किन के बताने हैं, लेटर्ड वर्ड। लेटर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, लेटर्ड वर्ड का मतलब है जो कि हमारे सेंटेंस में क्या किए गए हैं, कैपिटलाइज्ड किए गए हैं, कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। जैसे देखेंगे, वी आर गोइंग टू वाइंड अप। अब पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ड को क्या किया गया है, कैपिटल लेटर से लिखा गया है, इसका मतलब ये लेटर्ड वर्ड है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर बिजनेस विच आर ग्रैंडफादर हैड डैश इन 1947। अच्छा, अब ये जो वाइंड अप का वैसे अपना मतलब होता है ना, वाइंड अप का मतलब हमारे पास क्या होता है, क्लोज करना, फिनिश करना, बंद करना। ठीक है, वैसे हम वर्ड देख लेते हैं, वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर बिजनेस, हम अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, बंद करने वाले हैं, विच आर ग्रैंडफादर, जो कि हमारे ग्रैंडफादर ने। अब हम किस चीज को बंद करेंगे, जो हमारे ग्रैंडफादर ने क्या किया था, 1947 में स्टार्ट किया था, हमें इसका एंटोनिम देखना है। अब क्लोज्ड तो इसका सिनोनिम होगा, डेकोरेटेड का मतलब तो किसी चीज को सजाना होता है, स्टार्ट करना नहीं होता। इसी तरह डिजाइन करने का मतलब किसी चीज की अरेंजमेंट करना होता है, स्टार्ट करना नहीं होता। लेकिन स्टैब्लिश्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, स्टैब्लिश का मतलब हमारे पास होता है किसी चीज का आगाज करना, स्टार्ट करना, उसको तरक्की देना, उसको बढ़ाना। तो यहां पर हमारे पास वाइंड अप का जो एंटोनिम आएगा वो हमारे पास बेटे कौन सा वर्ड होगा, स्टैब्लिश्ड वर्ड होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस वर्ड को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं
तो आपको डिफिकल्टी लेवल देखना है कि यार किस डिफिकल्टी लेवल का पेपर है। तो वाइंड अप कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि पेपर मुश्किल नहीं होने वाला, इंशाल्लाह ताला पेपर मुश्किल नहीं होने वाला। परेशान होने की बिल्कुल भी कतई तौर पर भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 पे। आई हैड टू डैश ऑल माई शेयर्स इमीडिएटली, मुझे अपने सारे शेयर्स को डैश करना है क्योंकि अभी हमें वर्ड नहीं पता। आफ्टर आई सॉर्ट देम, अब देखें ये जो सॉर्ट का वर्ड है ना, याद रखेंगे आप, सॉर्ट का वर्ड हमारे पास क्या होता है। वैसे तो सॉर्ट का मतलब होता है कोशिश करना, स्ट्रगल करना, किसी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करना, रिक्वायर करना किसी चीज को। लेकिन यहां पर चूंकि शेयर्स की बात की गई है तो शेयर्स का मतलब यहां पर हमारे पास क्या होगा कि आफ्टर आई सॉर्ट देम का मतलब क्या होगा, जो मैंने क्या किए, परचेज किए, जो मैंने क्या किए, परचेज किए। ठीक है, तो जैसे अभी हम बोलते हैं ना सॉर्ट का मतलब हमारे पास सेंटेंस में क्या चलेगा, यहाँ पर सॉर्ट का मतलब हमारे पास चलेगा परचेज किए, या हमने क्या किए, ऑब्टेन किए। ठीक है, या हमने क्या किए, बाय किए। आप इसका कोई भी मीनिंग ले सकते हैं, सही है। तो आई हैड टू डैश ऑल माई शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर, मैंने जैसे ही परचेज किए उसके फौरन बाद मैंने उनको क्या करना है, सेल करना है। तो डेकोरेट तो नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करते, आपने बांटने थोड़ी है, तकसीम थोड़ी करने हैं, कोई चंदा खराब थोड़ी है जो शेयर्स आप मतलब दे देंगे आप किसी को। और परचेज तो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, दोबारा परचेज तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, सेल होगा। सेंटेंस आपका कुछ यूं चलेगा, I had to sell all my shares immediately after I bought them, after I sought them, after I obtained them, या after I purchased them। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, जो कि हमें इंटोनिम देखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम पीपल हैव ऑप्टिमिस्टिक। ये तो आप सेंटेंस ना भी पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि आप सब बच्चे तकरीबन जानते होंगे कि ऑप्टिमिस्टिक हम किसको बोलते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, अपने एटीट्यूड के हवाले से ना हम 4 तरह के लोग होते हैं। पहले लोग हमारे पास होते हैं, जो हम यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड हमारे पास, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक लोग वो लोग होते हैं जिनको हर चीज की, हर परेशानी में जिनको कौन सी क्या नजर आती है, नवीद की किरण नजर आती है। मतलब वो पॉजिटिव साइड देखते हैं, हर चीज की पॉजिटिव साइड देखेंगे। वो कभी भी ना मतलब ना उम्मीद नहीं होते, वो कभी भी मायूस नहीं होते, वो हमेशा पुरुमीद होते हैं। हमेशा उनमें क्या होता है कि मतलब चाहत होती है अच्छे के लिए। और ये जो बंदा हमेशा नेगेटिव सोचता है हर चीज के बारे में, जिसके फ्यूचर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो डेफिनेटली हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सोचने वाले को हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा सोचने वाले को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, और नेगेटिव सोचने वाले को क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक। ठीक है, फिर हमारे पास वो बंदे होते हैं जो मतलब हमेशा रियलिटी का सोचते हैं। जो ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्ट होते ही नहीं है, जो मतलब कैलकुलेटेड बात करते हैं, जो पूरी रियलिटी पे बात करते हैं, हम उसको उनको बोलते हैं रियलिस्ट। हम उनको क्या बोलेंगे कि वो हकीकत पसंद है, रियलिस्ट है। फिर हमारे पास चौथी तरह के लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी पसंद होती है, जो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, उनको हर चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो चूंकि उन्हें हर चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, या आप बोले फिलॉसफी के जो लोग होते हैं ना, वो इन 4 लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। याद रखिएगा, आप जिंदगी में काम आएगा आपके। अगर आप किसी बंदे को एक गिलास पानी दिखाते हैं जो कि आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप उसे बोलते हैं ना कि ये क्या है, और वो कहता है कि ये गिलास है जो आधा पानी से भरा हुआ है, इसका मतलब वो पानी आधे भरे हुए गिलास को देख रहा है ना, तो इसका मतलब वो हर चीज की कौन सी साइड को देखता है, पॉजिटिव साइड को देखता है। जब पॉजिटिव साइड को देखता है तो देन हम उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको भरा हुआ ग्लास नजर आता है, उसको दूसरे लोगों में हमेशा खूबियां नजर आएंगी, उसको हर सिचुएशन में हमेशा उम्मीद नजर आएगी, उसको फ्यूचर अच्छा लगेगा हमेशा। ठीक है, और जो बंदा कहेगा ना कि ये ग्लास जो है आधा खाली है जिसको
ग्लास की भरी हुई साइड नजर नहीं आती बल्कि ग्लास की खाली साइड नजर आती है ना। इसका मतलब ये वो बंदे हैं जो कि नेगेटिव साइड को देखते हैं और वो अपनी थिंकिंग में क्या है, पेसिमिस्टिक है। ठीक है, जैसे ये वो लोग होते हैं जो लोगों की खूबियां नहीं देखते, उनको लोगों की खामियां नजर आती हैं। ये वो लोग होते हैं मक्खी तबीयत के लोग होते हैं, मक्खी की नेचर के लोग होते हैं, जो सारा जिस्म छोड़कर, सेहतमंद जिस्म छोड़कर जख्म पे बैठती है। ये वो लोग होते हैं जिनको अपने फ्यूचर से अच्छी उम्मीद नहीं होती, जिनको किसी भी सिचुएशन में अच्छी उम्मीद नजर नहीं आती है। इन्होंने हमेशा नेगेटिव साइड को देखना होता है। तो उसके बाद एक बंदा आएगा, आप उसको ये गिलास दिखाएंगे और आप उसे कहेंगे ये क्या है, तो वो कहेगा ये आधा भरा हुआ है आधा खाली है। यानी कि उसको भरी हुई साइड भी नजर आती है, खाली साइड भी नजर आती है। इसका मतलब क्या है कि वो रियलिस्ट पर्सन है। रियलिस्ट मतलब कि वो क्या देखता है, वो रियलिटी बयान कर रहा है। वो सिर्फ एक साइड नहीं देख रहा तस्वीर की, उसको किसी दूसरे बंदे की सिर्फ खूबियां या सिर्फ खामियां नजर नहीं आती, उसको खूबियां खामियां दोनों नजर आती हैं। उसको हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों नजर आते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों नजर आते हैं। फिर आते हैं चौथी तरह के लोग, जो कि मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में बने, ठीक है, और हमें बनना चाहिए। वो कौन लोग हैं, ऑपर्चुनिस्ट। आप उन्हें गिलास पानी का दिखाएंगे, वो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, वो उठा के इसको पी जाएंगे। वो डूअर होते हैं, वो काम करने वाले लोग होते हैं, वो एक्शन वाले लोग होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, वो बात करने वाले लोग नहीं होते। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उनको हर सिचुएशन में सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए और वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले नहीं होते, वो काम करने वाले लोग होते हैं। तो टेक्निकली हम सोच के हवाले से चार तरह के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अच्छा सोचने वाले, पेसिमिस्टिक बुरा सोचने वाले, रियलिस्ट हकीकत सोचने वाले, और अपॉर्चुनिस्ट मतलब किसी चीज के बारे में मतलब किसी भी चीज में मतलब अपॉर्चुनिटी देखने वाले। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और बात भी आपको बता दूं, यहाँ पे बड़ी मजे की बात है, वो भी शायद इससे भी ज्यादा मजे की आपको बात लगेगी। हम अकीदे के एतबार से, ईमान के एतबार से, अल्लाह ताला पर यकीन के एतबार से भी कुछ तरह के लोग हैं। जैसे देखें, सबसे पहले वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अथीस्ट बोलते हैं। मतलब अथीस्ट कौन है, जो कहते हैं कि जी कोई खुदा है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, कोई अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है, मैंने गॉड का जी इंटेंशनली स्मॉल लिखा है क्योंकि ये हमारे अल्लाह के बारे में बात नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं इसको बोदर नहीं करूंगा। तो वो कहते हैं कि कोई खुदा है ही नहीं। ऐसे लोग जो अल्लाह ताला पर यकीन ही नहीं रखते, जिनका अल्लाह ताला पर यकीन ही नहीं होता, जिनको मलहद कहते हैं। ठीक है, वो कौन से लोग होते हैं, बदकिस्मत लोग होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अथीस्ट बोलते हैं। जैसे ये चाइना के सारे लोग हैं, ये तकरीबन सारे तो नहीं मैं कहूँगा, उनमें मुस्लिम भी होंगे, दूसरे रिलीजन्स के भी होंगे, तो मेजोरिटी ऑफ देम क्या है, अथीस्ट हैं। वो खुदा पर यकीन ही नहीं करते। वो पूरी दुनिया को क्या कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो लोग हैं जो एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं। एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखने का क्या है, मोर देन वन गॉड। जैसे हमारे पास ग्रीक लोग थे, ग्रीक लोग थे ना, जैसे बल्कि ग्रीक लोग, पुरानी बात क्यों करनी है, अगर हम बात करेंगे ये अपने इंडियन दोस्तों की, इंडियन लोगों की हम बात करें, अगर इंडियन लोगों की अगर हम बात करते, हिंदू लोगों की बात करते, तो आपको पता हम उनकी फिल्में और ड्रामे देखते हैं, तो वो कहते हैं जी कि हमें तरक्की के लिए काली माता की पूजा करनी चाहिए, जिंदगी के लिए सूरज माता की पूजा करनी चाहिए, सांब माता की पूजा कर रहे हैं, गौ माता की पूजा कर रहे हैं। मतलब वो डिफरेंट चीज, एक एक चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं हर चीज को, और वो एक से ज्यादा खुदाओं को मान रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट का मतलब क्या है कि हम वो लोग हैं जो हम एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं। वी बिलीव डैट देयर इज नो अल्लाह बट वन, एक अल्लाह है और हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं। हमें एक खुदा पर, एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं। तो अल्लाह ताला पर ईमान के हिसाब से हम कितने तरह के लोग हैं, तीन तरह के, मोनोथीस्ट हैं, अथीस्ट हैं, पैगन है। और रवैये के एतबार से हम कितनी तरह के लोग हैं, चार तरह के, ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, उसके बाद रियलिस्ट हैं, और उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिस्ट है। मतलब बड़ी अच्छी
जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है, मज़ा आएगा आपको। कभी किसी ज़िंदगी में किसी जगह पर स्टेज पर बोलना पड़ जाता है, कभी पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ जाती है, किसी ग्रुप में बोलना पड़ जाता है, ख़ानदान के ग्रुप में बोलना पड़ जाता है, किसी के सामने बात करना पड़ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, इस तरह की फ़िलॉसफीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि कहीं पर आप बात कर सकें। किसी जगह पर अगर आपको कोई 10 20 25 मिनट बोलना पड़े तो आप बोल सके। तो यहाँ पर आपके पास वर्ड था ऑप्टिमिस्टिक। जब हमें उसका नेगेटिव वर्ड चाहिए तो डेफिनेटली हम ऑप्टिमिस्टिक का नेगेटिव वर्ड कौन सा लिखेंगे बेटे? पेसिमिस्टिक ही लिखेंगे। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सोचने वाला, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच। और हमारे पास जो पेसिमिस्टिक होता है वो डेफिनेटली क्या होता है बेटे? नेगेटिव अप्रोच होती है, नेगेटिव सोचने वाला होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बेटे डेल्टा। लेकिन उसके साथ साथ एक बात याद रखेंगे, आपके पास ये जो वर्ड दिया हुआ है, आपके पास जो वर्ड दिया हुआ है नोस्टैल्जिक, इस वर्ड को भी याद रखिएगा। ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, कभी आप इस्तेमाल करें तो बड़ा अच्छा है। नोस्टैल्जिक हम पता किसको बोलते हैं? नोस्टैल्जिक हम बोलते हैं सेंटिमेंटल बंदे को, इमोशनल बंदे को। किसको बोलते हैं हम? सेंटिमेंटल को, इमोशनल बंदे को, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं, एक बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है यर्न। यर्न का मतलब क्या होता है? ख्वाहिश करना। यर्निंग वाले बंदे को, विशफुल वाले बंदे को, लॉन्गिंग वाले बंदे को, लॉन्ग फॉर वर्ड पढ़ा ना आपने, तो लॉन्गिंग वाले बंदे को हम क्या बोलते हैं? नोस्टैल्जिक बोलते हैं। उसके बाद वर्ड आपके पास मैजेस्टिक। मैजेस्टिक वर्ड तो आप समझते होंगे, मैजेस्टिक वर्ड आता है मैजेस्टी से। और मैजेस्टी का मतलब हमारे पास क्या होता है? मैजेस्टी का मतलब हमारे पास होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू रॉयल। रॉयल मतलब रिलेटेड टू किंग, रिलेटेड टू बादशाह, शहनशाह, रिगाल जिसको हम बोलते हैं। तो बड़े अच्छे वर्ड हैं रॉयल और रिगाल। इसी तरह हम क्या बोलते हैं? मैजेस्टिक बोलते हैं। फिर आपके पास वर्ड है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक याद रखिएगा, लॉजिस्टिक इज अ बिजनेस टर्म और लॉजिस्टिक का मतलब होता है सामान, लगेज, ठीक है, कोई भी कंसाइनमेंट। बिजनेस के टर्म में हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे अच्छा, मैं लगेज की स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख गया हूं, लगेज, या हम इसे क्या बोलेंगे? असाइनमेंट। जो भी असाइनमेंट होती है ना, जो भी चीजें होती है, असाइनमेंट नहीं, सॉरी, कंसाइनमेंट। जो भी चीजें होती है ना बिजनेस में, जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जानी होती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट बोलते हैं। और टेक्निकली जो हम चीजें एक जगह से दूसरी जगह उठा कर लेकर जा रहे होते हैं ना, हम उसको क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होने वाला है? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनर्जी है। और हमने क्या किया था, आपको अगर याद हो, जब हमने मॉक टेस्ट 8 किया है, जब हमने मॉक टेस्ट 8 किया है, तो मैंने मॉक टेस्ट 8 में आपकी एचईसी के जो सारे एचईसी 2023 की एनर्जी के क्वेश्चन है वो सारे मैंने किस में डाल दिए? वो मैंने मॉक टेस्ट 8 में डाल दिए। और जो आपके एचईसी 2024 के क्वेश्चन है, एचईसी 2024 के क्वेश्चन है, वो मैंने किस में डाले हैं? मॉक टेस्ट 9 में डाले हैं। वो मैंने इसलिए डाले थे कि मैं आपसे सोल्व करवाना चाहता था कि आपको ये बताए बगैर कि आपके पास पेपर के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से आपको इनकी की बता देता हूँ। जिस तरह कश्ती को चलाने के लिए हमें ओर की ज़रूरत होती है, ओर मतलब काम करता है टूल के तौर पर, चप्पू के तौर पर, तो चप्पू को बोलते हैं। तो इसी तरह कार को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कार को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्टीयरिंग व्हील की। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल एक दूसरे का क्या है? सिंगुलर प्लूरल एक दूसरे का ऑपोजिट है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास लीस्ट और मोस्ट एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। लीस्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है? लीस्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है? मिनिमम, कम अज कम को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट बोलते हैं। और मैक्सिमम को बेटे हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम को हम क्या बोलेंगे? मोस्ट बोलेंगे। तो ये जिस तरह सिंगुलर प्लूरल एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसी तरह लीस्ट और मोस्ट भी एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। उसके बाद हमारे पास ओशन और वीड। वीड्स हम किन्हें बोलते हैं? वीड्स हम बोलते हैं जड़ी बूटियां, डिफरेंट तरह की जड़ी बूटियां। तो जिस तरह या जड़ी बूटियां ओशन में उगती हैं, इसी तरह जो झाड़ियां होती हैं वो कहाँ पर उगती हैं? जंगलों में उगती हैं। बुशीज हम किसको बोलते हैं? झाड़ियों को, ठीक है। तो जिस तरह वीड्स ओशन में उगती हैं, इसी तरह झाड़ियां कहाँ पर उगती हैं? जंगलों में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा? डेल्टा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और
हमें इसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा। आप जानते ही हैं इसके बारे में, जब भी हम इसको कर रहे होते हैं तो इसने हमें तंग जरूर एक दफा करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। जिस तरह या गिटार जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको चलाने के लिए फिंगर्स यूज की जाती हैं, इसी तरह ड्रम जो कि आल्सो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको भी चलाने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, स्टिक यूज किए जाते हैं। तो जिस तरह गिटार को बजाने के लिए फिंगर्स यूज की जाती हैं, इसी तरह ड्रम को बजाने के लिए स्टिक्स यूज की जाती हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीत और बाइट। तीत का काम ही क्या होता है, बाइट करना मतलब काटना, चबाना, खाना। इसी तरह नाइफ का काम भी हमारे पास क्या होता है, कट करना। तो इज अ फंक्शन एनालॉजी, जिस तरह तीत बाइट करते हैं इसी तरह नाइफ क्या करती है, कट करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह समरी क्या होनी चाहिए, प्रिसाइज, यानी कि समरी और प्रिसाइज आप बोलेंगे कि एक ही तरह के दो वर्ड्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर और ओबीडियंस है। ऑर्डर का मतलब भी हुक्म होता है, ओबीडियंस का मतलब भी हुक्म होता है, हुक्म मानना होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ। अब देखें पैराग्राफ जो है ना, जैसे अभी मैं कह रहा था कि हम पास पेपर से सीखते हैं, और पास पेपर से हम क्या सीखते हैं, पास पेपर से हम डिफिकल्टी लेवल सीखेंगे, पास पेपर की लैंग्वेज सीखेंगे, पास पेपर का स्टैंडर्ड सीखेंगे। अब ये जो पास पेपर है ना 2023, अब इसका पैराग्राफ आप देख रहे होंगे। अमूमन हम अपने मॉक टेस्ट में, मैंने आपको ये बात बोली थी, मैंने कहा था कि हमारे जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट 10 तक मैं आपको जो पैराग्राफ दूंगा ना प्रैक्टिस के लिए, जो आपके टेस्ट में वो पैराग्राफ होगा 200 to 250 वर्ड्स का, ठीक है। लेकिन ऑन वर्ड मॉक टेस्ट 11 से मॉक टेस्ट 20 तक, ठीक है, मॉक 20 तक, मॉक 11 से मॉक 20 तक जो आपका पैराग्राफ होगा ना बेटे, वो पैराग्राफ होने वाला है 350 to 400 वर्ड्स का। ये बिल्कुल इसी तरह ही होगा जिस तरह ये आपके पेपर में शामिल है, ठीक है। ये गालबन कोई 360 370 वर्ड्स का पैराग्राफ आपके पास। तो 11 to 20 जो आपके मॉक टेस्ट होंगे ना, उनमें हम इस पैराग्राफ को क्या करने वाले हैं, लॉन्ग करने वाले हैं, हम इसकी लेंथ को बढ़ाने वाले हैं। और ये बात हमें कहां से पता चल रही है, ये बात हमें पास पेपर से पता चल रही है, ठीक है। 17-18 का पास पेपर जो हमने डिस्कस किया था, उसमें गालबन हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ नहीं है। अभी 2023 का हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन का पैसेज है, काफी लेंथी है। हम 200-250 वाले पैराग्राफ तो क्या करते आए हैं, प्रैक्टिस करते आए हैं, लेकिन 11 to 20 जब हम करेंगे तो हमारे पैराग्राफ की लेंथ क्या होने वाली है, 350 to 400 वर्ड्स होने वाली है। लेंथ बढ़ने वाली है, डिफिकल्टी लेवल ये रहेगा, मुश्किल नहीं है। तो मैं इसके आपको आंसर बता देता हूं सिर्फ। वीमेन्स फुटबॉल, अच्छा मैं आंसर सिर्फ आपको बता रहा हूं, लेकिन आपने करना क्या ना, ये पास पेपर वो है जो आपके पास अवेलेबल होंगे। बस वैसे ये मैं इसके शेयर भी कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके जो पास पेपर के ये जो रीडिंग कंप्रीहेंशन के आंसर्स है ना, ये मैं यहां पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आपने क्या करना है, आपने इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको सोल्व करना है, और देन अपने करेक्ट ऑप्शन देख लेने। अभी तो मैं वैसे बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा तो बात का मजा ही खत्म हो जाएगा, ट्विस्ट खत्म हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ कम हो जाएगा। आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ के, अच्छा मैं क्या करूंगा ना, मैं अभी लेक्चर के बाद इसके हमेशा की तरह जैसे मैं इसकी जो पिक्चर्स हैं, इसकी जो तस्वीरें हैं, वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर देता हूं, मैं वहां पर आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ आपने वीडियो रोक लेनी है और आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, क्वेश्चन पर आना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से करेक्ट ऑप्शन देख लेने हैं, और फिर बताना भी है कि मेरे कितने गलत हुए हैं या कितने सही हुए हैं। तो ये जो रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको 4 क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये मैं आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शामिल कर रहा हूं। इसको आपने सोल्व करना है, फिर आपने इसको देख लेना है। उसके बाद हम चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 14 ग्रामर का क्वेश्चन है, शी हैज बीन डैश फॉर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द कमेटी। अब देखें हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है ना, जो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, हैज बीन। अब हम जानते हैं कि ये जो हैज बीन होता है ना हमारे पास, यहाँ इसके साथ दूसरा वर्ड हमारे पास क्या होता है, हैड बीन। ये हैव बीन प्रेजेंट के लिए होते हैं, और पास्ट के लिए हमारे पास क्या होते हैं, पास्ट के लिए हमारे पास होता है हैड बीन, ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये 2 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। 2 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब कैसे हैं,
या तो ये हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट कंटीन्यूअस के। ये किसके हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव बीन और हैज बीन, और उसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? उसके साथ हम फर्स्ट की आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। फिर हमारे पास ये जो हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन है, ये हमारे पास परफेक्ट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन ये परफेक्ट के एक्टिव वॉइस के नहीं होते, ये परफेक्ट की पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जहां पर हम डेफिनेटली इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? इनके साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस को देखेंगे, और परफेक्ट कंटीन्यूअस की तो सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? आपको पता ही है, परफेक्ट कंटीन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वहां पर क्या मेंशन किया गया होता है? टाइम। और टाइम मेंशन करने के लिए क्या दिया गया होता है? फॉर दिया गया होता है या सिंस दिया गया होता है। स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए क्या दिया गया होता है? सिंस। और ड्यूरेशन और पीरियड बताने के लिए क्या दिया गया होता है? ड्यूरेशन और पीरियड बताने के लिए क्या दिया गया होता है? फॉर दिया गया होता है। तो यहां पर है शी हैज बीन डैश फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। तो चूंकि यहाँ पे पैसिव लिखा गया है, शी जो है, मैं आपको हमेशा कहता हूं जो वर्ड भी लिखा हो आप उसको देख लिया करें कि वो डूअर ऑफ एक्शन है या रिसीवर ऑफ एक्शन है। तो आप जैसे ही पढ़ेंगे ना, शी हैज बीन डैश फॉर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसको कमेटी की तरफ से अवार्ड दिया गया है, तो वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, बल्कि वो क्या है? रिसीवर ऑफ एक्शन है। तो जब वो रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस किस में चलना चाहिए? पैसिव में, एक बात। और दूसरी बात, ये जो बाय का वर्ड है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके पास बहुत बड़ा कीवर्ड होता है बहुत सारे सेंटेंसेस में। किसका? पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में हम वैसे ही वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहां पर हैज बीन के साथ भी हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। हम नॉमिनेटेड लिखेंगे, और नॉमिनेटेड में हमारे हम नॉमिनेटिंग नहीं लिखेंगे, नॉमिनेशन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों नॉमिनेटेड लिखे गए हैं, वैसे एक नॉमिनेट होगा। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? नॉमिनेटेड रहेगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म। आपको हैज बीन के साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सी लिखनी है? थर्ड फॉर्म लिखनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम चलेंगे आगे। His friends were unaware of his dash intentions। ठीक है, अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स तो हमें वोकैब हेल्प कर रही होती है। मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि हमें सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में दो चीजें हेल्प करती हैं। या तो हम वोकैब पे रहते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या हम ग्रामर पे रहते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे देखें, अगर मैं इस सेंटेंस को मीनिंग के अलावा यानी कि वोकैब के बगैर ग्रामर से सॉल्व करना चाहता हूं, तो अभी नाउन हमारे पास लिखा हुआ है इंटेंशन। अगर मैं इससे पहले लिखता हूं क्रुएलिटी इंटेंशंस, तो आप मुझे बताइएगा क्रुएलिटी इंटेंशंस हो सकता है या क्रूअल इंटेंशंस होना चाहिए? अगर मुझे यहां पर नाउन को मॉडिफाई करना है तो मुझे यहां पर क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव क्रुएलिटी नहीं होगा, एडजेक्टिव क्या होगा? क्रूअल होगा। इसी तरह सीक्रेसी इंटेंशन नहीं होगा, सीक्रेसी की जगह पर क्या होगा? सीक्रेट इंटेंशंस होगा। इसी तरह ऑब्वियसली इंटेंशन नहीं हो सकता, बल्कि ये क्या होगा? ऑब्वियस इंटेंशंस होगा। ठीक है, यानी कि मुझे यहां पर नाउन को मॉडिफाई चूंकि करना है ना, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? मुझे एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो एडजेक्टिव ना तो क्रुएलिटी एडजेक्टिव है, ना ही सीक्रेसी एडजेक्टिव है, ना ही ऑब्वियसली एडजेक्टिव है। ठीक है, यहां पर एडजेक्टिव हमारे पास एक ही लिखा हुआ है, डेट इज इवल। हमें यहां पर सेंटेंस को मुकम्मल करना होगा किसके साथ? इवल इंटेंशंस के साथ। अब देखें, मैं यहां पर बगैर वोकैब के आपको बता रहा हूं कि समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के होंगे सेंटेंस कंप्लीशन के, जिसमें बगैर वोकैब के हम क्या कर सकते हैं? ग्रामर के ऊपर रह के अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, ही सेड दैट ही वुड। अब देखें, आप बाकी सारा सेंटेंस अगर खत्म कर देते हैं ना, सारा सेंटेंस खत्म कर देते हैं, और यहां पर सिर्फ वुड लिखा हुआ हो और आपसे कहा जाए कि वुड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, तो उसके लिए आपको सारा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉडल एक्सिलरी के लिए आपने 4 बातें याद रखनी, बल्कि 3 बातें याद रखनी है मॉडल एक्सिलरी के लिए। मॉडल एक्सिलरी के लिए पहली बात आपने क्या याद रखनी है कि आपका सेंटेंस एक्टिव हो सकता है, आपका सेंटेंस पैसिव हो सकता है। ठीक है,
अगर आपका सेंटेंस एक्टिव होगा ना तो आपके सारे मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका सेंटेंस पैसिव होगा तो मॉडल एक्सिलरी के साथ बी आएगा और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। और मॉडल एक्सिलरी जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको 12 दफा बोलता रहता हूं। यहां पर मेरे मॉडल एक्सिलरी का बोलने का मतलब कौन कौन से वर्ड है, कैन है, कुड है, उसके बाद वुड है, वुड के बाद शुड है, शुड के बाद आपके पास क्या है, मस्ट है, मस्ट के बाद आपके पास ऑट टू है, ऑट टू के बाद आपके पास बेटे क्या है, मे, और मे के बाद आपके पास क्या है, माइट है। जब भी हम मॉडल एक्सिलरी की बात करेंगे, जैसे यहां पर मैंने मॉडल एक्सिलरी लिखा ना, तो मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी का मतलब क्या है कि कैन के साथ, कुड के साथ, वुड के साथ, शुड के साथ, मस्ट, माइट और टू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर पैसिव वॉइस है तो साथ बी आएगा और बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। और अगर आप इसको परफेक्ट सेंस में यूज कर रहे हैं, आप इसे इंडेफिनिट की बजाय परफेक्ट सेंस में यूज कर रहे हैं, पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर आप मॉडल एक्सिलरी के साथ क्या लिखेंगे, हैव। आपने कभी भी हैड या हैज नहीं लिखना और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अगर आपका सेंटेंस क्या होने वाला है, एक्टिव, और अगर आपका सेंटेंस पैसिव है तो फिर आपने हैव के साथ बेटे क्या लिखना है, बीन, और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड। और ऐसी सूरत में आपका सेंटेंस क्या होगा, पैसिव होगा। आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ हमेशा हैव लिखना है, कभी भी हैज या हैड नहीं लिखना। फिर आपने हैव के बाद कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव है, और हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म लिखनी है अगर आपका सेंटेंस क्या है, पैसिव है। ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है, अगर आपके सेंटेंस में आपने पास्ट फॉर्म लिखनी है तो कैन की पास्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है, कुड, और आपके पास मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है बेटे, माइट होती है। बाकी आपके पास प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो टेक्निकली आपको क्या याद रखना है, देखिए टेक्निकली आपको याद रखना है कि मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, और अगर पैसिव होगा तो मॉडल एक्सिलरी के साथ बी आएगा और बी के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड, और अगर परफेक्ट होगा तो मॉडल एक्सिलरी के साथ आएगा हैव और हैव के साथ फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड, और अगर मॉडल एक्सिलरी पैसिव है तो हैव के साथ आएगा हैव बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड। तो टेक्निकली आपको सिर्फ ये 4 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। एक कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर भी है हमारे पास जिसमें हम मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लिखते हैं और बी के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ये इंशाल्लाह ताला मैं किसी मॉक टेस्ट के दौरान आपको जरूर इसको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपने 4 स्ट्रक्चर याद रखना है। अब देखें यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, ना तो साथ बी लिखा हुआ है ना ही बीन, हैव बीन लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रीचेज नहीं होगा, रीच नहीं होगा, रीचिंग नहीं होगा। आप कभी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ डायरेक्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लिखते। आप कभी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, और एस वाली फॉर्म तो आप कभी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ लिखते ही नहीं है। मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन देखें। ये फिर थोड़ा सा तंग करना शुरू हो गया है तो परेशान नहीं होना, बस इतना करना होता है कि इसको बंद करके हमें दोबारा चलाना पड़ता है और ये उल्लू का पट्टा सही हो जाता है। ठीक है। तो आपको मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो इट्स ऑल अबाउट मॉडल एक्सिलरी। एक दफा बैठ के इसको अच्छे तरीके से समझ लें, रट्टा मार लें। ये 4 चीजें हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, पास पेपर का क्वेश्चन, आसान तरीन क्वेश्चन होता है, एमी मुफ्ती का 1 नंबर होता है आपके पास। उसके बाद है आई थिंक द मटेरियल ऑफ द रेड शर्ट इज डिफरेंट। ये जब हमने मॉक टेस्ट किए, मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और मैंने आपको कहा था याद रखिएगा जिन वर्ड में डबल एफ आता है ना, 3 वर्ड्स आप याद रखेंगे। एक वर्ड आपके पास सफर, एक आपके पास डिफर और एक आपके पास कौन सा है, डिफरेंट। ये जो 3 वर्ड्स है ना डबल एफ वाले, आपने याद रखना है। आपको इनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लिखना होता है, आपको इन तीनों के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लिखना होता है, फ्रॉम लिखना होता है, देन नहीं लिखना होता, टू नहीं लिखना होता। आपको इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लिखना होता है, फ्रॉम। तो डेफिनेटली यहां पर भी डिफरेंट के साथ आपके पास कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, फ्रॉम आएगा।
पेपर देख लें, इंतहाई आसान पेपर होता है, पेपर मुश्किल नहीं होता। पेपर वो मुश्किल होता है जो आपके दिमाग में होता है। आप पेपर देने से पहले ही जेन में बनाकर बैठे हुए होते हैं कि पेपर मुश्किल होना है, पेपर टेक्निकल होना है, पेपर कंसेप्चुअल होना है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा, आसान तरीन पेपर होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। सिर्फ अपने होशोवास में रहना है, भंगी चरसी नहीं बनना, ट्रक ड्राइवर नहीं बनना, ठीक है, होश में रहना। वो जैसे ट्रक ड्राइवर, मैं इसलिए कहता हूँ ट्रक ड्राइवर होता है ना, हाईवे पे जा रहे होते हैं, आंखें खुली हुई होती हैं लेकिन दिमाग सोया हुआ होता है और एक्सीडेंट करवा बैठते हैं। इसी तरह आप लोगों का भी क्या होता है, आंखें खुली हुई होती हैं, दिमाग सोया हुआ होता है, और होता आपके साथ भी एक्सीडेंट ही है। मतलब पेपर गलत होना भी एक एक्सीडेंट ही होता है, क्वेश्चन गलत होना भी एक एक्सीडेंट ही होता है। तो 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, सफर, डिफर और डिफरेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शी विल नॉट बी एबल टू सिक्योर विक्ट्री डैश। कहता है वो अपनी विक्ट्री हासिल नहीं कर सकेगी, फतह हासिल नहीं कर सकेगी, कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी। विक्ट्री हम किसको बोलते हैं, सक्सेस को, कामयाबी को, फतह को। शी गोज थ्रू द रिक्वायर्ड पेन्स टेकिंग हार्ड वर्क। वो ये दर्द तकलीफ दे अमल से नहीं गुजरती, हार्ड वर्क से नहीं गुजरती। या फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर बिकॉज लिख देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए आप फर्ज करें मैं यहाँ पे बिकॉज लिख देता हूँ, तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी कि उसे फतह हासिल नहीं होगी, उसे कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि वो इस रिक्वायरमेंट से गुजरेगी। तो ये बिकॉज गलत हो जाएगा। बिकॉज याद रखिएगा क्या बताने के लिए यूज होता है, रीजन बताने के लिए यूज होता है। आफ्टर, बिफोर तो वैसे ही यहां पर किसी सूरत में यूज नहीं हो सकता, हैबिचुअली तो बिल्कुल यूज नहीं हो सकता। यहां पर हमारे पास वर्ड क्या यूज होगा, अनटिल। सेंटेंस की ट्रांसलेशन हमारे पास क्या चलेगी, अनटिल टेक्निकली क्या है, 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, अनटिल और अनलेस। और ये कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। जब हम बोलते हैं ना जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अनटिल और अनलेस। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, एक रूल आपने इसके लिए हमेशा याद रखना है, बोलने में तो हम ऐसा कह देते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा, तो आपको ऐसा लगता होगा कि इसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस लिखना चाहिए, लेकिन आपने इसके बाद कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखना। आपने इसके बाद क्या लिखना है, एफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है। जैसे शी विल नॉट बी एबल टू सिक्योर विक्ट्री, अब आप देख रहे होंगे पहला सेंटेंस किसमें है, निगेशन में है, डैश until she goes through। अब अगर आप यहां पर लिख देंगे ना until she does not go through, तो ये पूरे का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हालांकि until की ट्रांसलेशन नहीं में ही होती है कि जब तक वो इस तकलीफ दे हार्ड वर्क से नहीं गुजरेगी, पूरा नहीं करेगी, तब तक उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। बोलने में, सुनने में, दिखने में नहीं वाला एलिमेंट लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें अनटिल और अनलेस के बाद कौन सा सेंटेंस लिखना चाहिए, नेगेटिव लिखना चाहिए, लेकिन आपने कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना। आपने क्या लिखना है, एफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ही वाज डैश द मून। ईडियम है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा खुश होना। उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं, उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं ओवर द मून। इडियम है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कोई ऐसे रूल नहीं है, कोई ऐसे बात नहीं है। ओवर द मून का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। He was over the moon when he heard the news of his position in exam। जब उसने एग्जाम में अपनी पोजीशन की खबर सुनी तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा ओवरजॉयड था, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा खुश था, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ओवर द मून। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20th, दे वर यूज्ड टू। मैं आपको बार बार यूज टू के स्ट्रक्चर बताता आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा है आपने याद रखना है, आपने यूज टू के 4 स्ट्रक्चर पल्ले बांध लेने हैं। 3 स्ट्रक्चर किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ, और 1 स्ट्रक्चर किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि वो पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट के साथ अगर डायरेक्ट यूज टू आ जाए तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट के साथ पहले बी फॉर्म आ जाए यूज टू से, तो फिर आपने बेटे कौन सी फॉर्म लिखनी है, फिर आपने आईएनजी फॉर्म लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर यूज टू से पहले सेंटेंस में गेट और गॉट लिखा हुआ है तो फिर आपने यूज टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, अगेन आईएनजी फॉर्म आप लिखेंगे। और अगर आपके सेंटेंस में सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब डूअर ऑफ एक्शन की बजाय किससे स्टार्ट हो रहा है, रिसीवर ऑफ एक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो बी फॉर्म फिर आनी ही आनी है। बी फॉर्म के बगैर सेंटेंस नहीं बनना।
यूज टू के बाद आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। ये 4 स्ट्रक्चर है यूज टू के, याद रखिएगा। इन्हीं में से एक स्ट्रक्चर आपको पेपर में आना है और ये मुफ्ती का नंबर। अब जैसे देखें, आप सबसे पहले देखेंगे यूज टू का वर्ड। अब यूज टू का वर्ड आपने देखा और आपने देखा कि वर्ड आपके पास क्या लिखा हुआ है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब ह्यूमन बीइंग है, डूअर ऑफ एक्शन है। तो हम इसके लिए देखेंगे कि यूज टू है और इससे पहले बी फॉर्म लिखी हुई है। अब बी फॉर्म का मतलब क्या है, वर लिखा हुआ है। मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूं कि बी फॉर्म का मतलब आपके पास क्या होता है, याद रखिएगा, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, या क्या होता है, वर होता है। ठीक है, वाज वर के साथ कौन कौन से वर्ड होते हैं, बीन होता है और बीइंग होता है। ये सारे के सारे ऑप्शन, ये सारे के सारे वेरिएंट्स किसके हैं, बी के हैं। अगर सिर्फ यूज टू लिखा हुआ होता तो हम डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते, लेकिन अब यूज टू से पहले बी फॉर्म लिखी हुई यानी कि वर लिखा हुआ है जो कि बी फॉर्म की पास्ट फॉर्म है। तो यहां पर हम यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। दे वर यूज्ड टू लिसनिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लिसनड नहीं हो सकता, लिसन नहीं होगा, लिसन नहीं होगा। 4 स्ट्रक्चर हैं यूज टू के, इनको पल्ले बांध लें, ज़हन में बिठा लें। एक स्ट्रक्चर आएगा, आसान तरीन क्वेश्चन होगा, वो चारों में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप चलेंगे, इट वाज एन डैश। अब देखें, ये जो एन है ना, ये हमारा सबसे बड़ा कीवर्ड है। 3 चीजें पल्ले बांध लीजिएगा। ठीक है, 3 चीजें पल्ले बांध लें। उसमें नंबर 1 चीज है आपके पास आर्टिकल। नंबर 1 चीज आपके पास है क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या है, ए एन और द। ठीक है, डेफिनेटली मतलब ए एन को हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, दा को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल मतलब ए एन दा। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है, आप वर्ड पढ़कर आए हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है माय, पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है आर, पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है योर। ये जो वर्ड थे ये पोजेसिव एडजेक्टिव थे जो नाउन से पहले आते हैं। और तीसरा हमारे पास है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तादाद या मिकदार बताने के लिए यूज होता है। जैसे हमारे पास मैनी का वर्ड है, हमारे पास मच का वर्ड है, हमारे पास फ्यू का वर्ड है, हमारे पास लिटिल का वर्ड है, हमारे पास सम का वर्ड है। मैं आपको ये सारे के सारे क्वांटिफायर पहले से पढ़ा कर आया हूं, याद रखिएगा। आ नंबर ऑफ है, दा नंबर ऑफ है, तो ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिफायर है जो किसी तरह से भी तादाद बताते हैं काउंटेबल नाउन की या अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, और इसके साथ एडजेक्टिव है, क्वांटिफायर हो या एडजेक्टिव हो, कोई भी एडजेक्टिव हो। ठीक है, किसी भी तरह का एडजेक्टिव हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्ट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं रेड, कलर है एडजेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं स्मॉल, साइज का एडजेक्टिव है। तो कोई भी एडजेक्टिव होगा ना, इन 3 चीजों के बाद आपने याद रखना है, आपके पास हमेशा सेंटेंस में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। इनके बाद हमेशा आपके पास क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अब जैसे देखें, इट वाज एंड डैश फ्रॉम हिज कंफ्यूजन, उसकी कंफ्यूजन से ये सबूत मिला है। ठीक है, अब हम इसको अगर मैं लिखूंगा ना, एन एविडेंटली। अब एविडेंटली टेक्निकल हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। अब आर्टिकल के बाद हम एडवर्ब तो नहीं लिखेंगे, आर्टिकल के बाद हमें क्या लिखना है, नाउन लिखना है। एविडेंट जो है हमारे पास ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब हमें एडजेक्टिव भी नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, नाउन लिखना है। इसका मतलब एविडेंटली नहीं हो सकता, एविडेंट नहीं हो सकता। इंसिडेंट तो वैसे ही एक और मतलब मीनिंग ही उसका कुछ और चला जाता है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, एविडेंस। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक और बात आपने याद रखनी है। फर्ज करें अगर ये सेंटेंस में आर्टिकल ना होता, ये सेंटेंस होता इट वाज डैश फ्रॉम। अगर मैं इनडेफिनेट आर्टिकल हटा दूं इसमें से, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा, फिर हमने लाजमी तौर पर क्या लिखना होगा, एडजेक्टिव फॉर्म लिखनी होगी। इट वाज एविडेंस नहीं होगा, फिर ये क्या होता, इट वाज एविडेंट। फिर हम इसको नाउन के साथ नहीं लिखते, फिर हम इसको किसके साथ लिखते, एडजेक्टिव के साथ लिखते। तो हमने यहां पर इसको किसके लिए लिखा है, नाउन किस लिए लिखा है, इनडेफिनिट आर्टिकल की वजह से लिखा है। तो 3 चीजें आपने याद रखनी है, आर्टिकल, पोजेसिव एडजेक्टिव और क्वांटिफायर एडजेक्टिव। क्वांटिफायर या कोई एडजेक्टिव जिसके बाद आपको क्या लिखना है, नाउन लिखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज के लिए, आफ्टर बाबर आजम स्वीयर ट्रेनिंग। बाबर आजम की स्वीयर ट्रेनिंग के बाद, वैसे बाबर आजम का नाम आता है तो अजीब सा ही होता है यार, इतना बड़ा स्टार था, अपने आप को जाया किया ने शोखियों में। ठीक है, कवर ड्राइव लेकर बैठ गई हमें। ये होता ना कि एक चीज आपकी फेमस हो जाए तो बस आप उसी पे गौर करो, आपको नहीं पता कि वो मैच आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं, स्कोर कितना है कितना नहीं है। मतलब
You are a good batsman with a good cover drive, but you are not a match winning batsman. You should be a match winning player in your team. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है बाबर आजम का, जो मुझे समझ आया। वैसे मैं क्रिकेट का इतना शौकीन नहीं हूँ, अपनी राय जरूर दीजिएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जितना समझ में आया वो इतना है कि उसको चूंकि कवर ड्राइव अच्छी खेलनी आती है, तो उसका सारी अपनी जो बारी में सिर्फ ये होता है कि मैं एक दो कवर ड्राइव अच्छी मार दूं, मैच कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, स्कोर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं होता। बहरहाल ऑल द टीम मेंबर्स डैश टू हिज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। डेफिनेटली अगर कोई स्वीयर ट्रेनिंग करेगा तो हर एक यही उम्मीद करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी। अब देखें, लोग हमारे पास क्या है, टीम मेंबर्स हैं टीम मेंबर्स हैं तो लुक इनटू हम पढ़कर आए हैं। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको लुक के सारे फ्रेजल वर्ब्स लिखवाए हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है। बताए ना आपको लुक, आपको कौन कौन सा वर्ड बताया, मैंने आपको कहा था याद रखिएगा, लुक आफ्टर होता है। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। फिर मैंने आपको कहा लुक इनटू होता है, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, तफ्तीश करना। लुक डाउन अपॉन का मतलब, ठीक है, यहाँ लुक डाउन ऑन का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी को हकारत की नजर से देखना, हकारत की निगाह से देखना, ठीक है। ये आपके पास लुक फॉरवर्ड का मतलब आपके पास क्या होता है, किसी के बारे में मतलब अच्छी उम्मीद करना। अब जब भी मैंने आपको कहा कि आपके पेपर में फ्रेजल वर्ब्स आने हैं, मैंने आपको 4-5 वर्ड्स हैं जो पूरे जो आपके अभी तक जितने मॉक टेस्ट सीरीज हुई है वर्बल रीजनिंग की, मैंने उसमें आपको फ्रेजल वर्ब बताए हैं। तो ये कुछ 8-9 वर्ड्स हैं लुक वाले, ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, इनको याद रखना है। आपके पास लुक एट था, किसी खास डायरेक्शन में देखते रहना, तो ये जो वर्ड है ना आपके पास, इनको अच्छे तरीके से फ्रेजल वर्ब्स को याद करना, अपने रट्टा मारना। अब देखें, लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश करना, ठीक है, किसी काम की। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हकारत की नजर से देखना, नफरत से देखना, हकारत से देखना, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है लुक फॉरवर्ड। अब यहां पर जो आना चाहिए ना, अच्छे की उम्मीद रखना, वो क्या होता है, लुक फॉरवर्ड। अब यहां पर लिखा हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड। अब लुकिंग फॉरवर्ड तो कोई टेंस ही नहीं बनता, आईएनजी फॉर्म के बाद के साथ लाजमी तौर पर आपको कुछ ना कुछ क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। हेल्पिंग वर्ब मेंबर्स के बाद लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब हम लुकिंग फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, लुक फॉरवर्ड टू। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा, आपके पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा द टीम मेंबर्स लुक फॉरवर्ड टू हिज इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस अपकमिंग मैचेस। वो अपकमिंग मैचेस में उसकी अच्छी जो कारकर्दगी है उसकी उम्मीद करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, चार्ली। ये जितने फ्रेजल वर्ब्स आपको बताए गए हैं, 5-7 वर्ड्स के मैंने आपको बताए हैं, और भी बताऊंगा अगले टेस्ट में, वर्बल रीजनिंग के मॉक टेस्ट में, तो इनको अच्छे तरीके से पल्ले बांध लीजिएगा, याद रखना है इनको। ऐसे ही सिर्फ एक दफा गो थ्रू करके छोड़ना नहीं है, पेपर में जब आ गया ना क्वेश्चन तो फिर आप पछताएंगे कि मैंने याद क्यों नहीं किए, ठीक है। तो ये था बेटे हमारे पास एचईसी पास पेपर 2023, और इंशाल्लाह ताला पास पेपर 2024 के साथ जल्दी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारे दुआओं के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।